हेलो एवरीवन। तो स्वागत है आप सबका इस चैनल पर। इस सीरीज में हम देख रहे हैं विजन आईएएस की जून मंथ की मैगजीन को। तो जैसा कि मैंने कहा था कि एक पूरे वीडियो में हम सारे पॉलिटी के टॉपिक्स कवर कर लेंगे, लेकिन कुछ रीजंस की वजह से वो कवर नहीं हो पाए। तो अभी इसके कुछ और पार्ट्स भी आएंगे। तो आज हम देखेंगे पॉलिटी एंड गवर्नेंस के आगे के कुछ टॉपिक्स। तो आइए शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। पहला टॉपिक है इंटरनल इमरजेंसी। ये न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि 2024 में 25 जून 1975 को लगाई गई इंटरनल इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो रहे हैं। इमरजेंसी है क्या? इमरजेंसी एक ऐसी सिचुएशन है जब लोगों के डेमोक्रेटिक राइट सस्पेंड हो जाते हैं और सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर कंट्रोल कर लेती है। इमरजेंसी के दौरान फंडामेंटल राइट्स का सस्पेंशन जर्मनी के वेमार कॉन्स्टिट्यूशन से अडॉप्ट किया गया था। कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 8 के आर्टिकल 352 से आर्टिकल 360 में इमरजेंसी प्रोविजन को आउटलाइन किया गया है। इन प्रोविजंस को इनकॉर्पोरेट करने का मकसद देश की सोवेरेनिटी, यूनिटी, इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी, डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल सिस्टम और कॉन्स्टिट्यूशन को सेफगार्ड करना है। तो इमरजेंसी कितने तरीके की होती है? इमरजेंसी है यहाँ पे 3 तरीके की, जैसे कि नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट्स रूल एंड फाइनेंशियल इमरजेंसी। नेशनल इमरजेंसी में प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के हेड वाली कैबिनेट के एडवाइस पर इमरजेंसी का प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हैं अगर इंडिया या उसके किसी पार्ट की सिक्योरिटी, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन या आर्म्ड रिवेलियन, जिसको इंटरनल इमरजेंसी भी बोला जाता है, से थ्रेटेंड हो। और ऐसा कहा गया है आर्टिकल 352 के तहत। अब तक इंडिया में 3 बार इमरजेंसी इम्पोज हो चुकी है। 1962 में इंडिया चाइना वॉर के दौरान, 1971 में इंडिया पाकिस्तान वॉर के दौरान और 1975 में इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से। इसमें नोट करने वाली बात है 1978 के कॉन्स्टिट्यूशन 44th अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इंटरनल डिस्टर्बेंस को आर्म्ड रिवेलियन से सब्स्टिट्यूट किया गया। दूसरी जो इमरजेंसी होती है वो है प्रेसिडेंट्स रूल, जिसको स्टेट और कॉन्स्टिट्यूशनल इमरजेंसी भी कहते हैं। इस इमरजेंसी को लगाया जाता है आर्टिकल 356 के तहत। ये इमरजेंसी जब लगती है जब स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेलियर हो चुकी हो। तीसरी जो इमरजेंसी है वो है फाइनेंशियल इमरजेंसी। इस इमरजेंसी को लगाया जाता है आर्टिकल 360 के तहत अगर फाइनेंशियल स्टेबिलिटी या इंडिया के किसी पार्ट की क्रेडिट को खतरा हो, तब इस इमरजेंसी को लागू किया जाता है। तो प्रोसीजर क्या है इमरजेंसी को प्रोक्लेम करने का, यानी कि उसको अप्रूव या उसको रिवोक करने का क्या प्रोसीजर है? इशुएंस की डेट से 1 महीने के अंदर दोनों हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट से अप्रूवल जरूरी है। अगर दोनों हाउसेस से अप्रूवल मिलता है तो इमरजेंसी 6 महीने तक कंटिन्यू करती है और हर 6 महीने में पार्लियामेंट के अप्रूवल से इंडेफिनिट पीरियड तक एक्सटेंड की जा सकती है। ऐसा कहा गया है 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा। तो इस एक्ट से पहले क्या था कि इमरजेंसी को कितने भी लंबे समय तक लगाया जा सकता है। इस एक्ट के बाद क्या हो गया कि इमरजेंसी को कितने भी लंबे समय तक लगाया जा सकेगा, बशर्ते 6 महीने में परमिशन लेना जरूरी है। दूसरी इसमें चीज है, अगर लोकसभा का डिसोल्यूशन 6 महीने के पीरियड में होता है बिना फर्दर कंटिन्यूएशन को अप्रूव किए, तो प्रोक्लेमेशन फर्स्ट सिटिंग के 30 दिन तक सरवाइव करती है जब लोकसभा का रिकॉन्स्टिट्यूशन होता है, प्रोवाइडेड राज्यसभा ने कंटिन्यूएशन को अप्रूव कर दिया हो। हर रिजोल्यूशन जो इमरजेंसी के प्रोक्लेमेशन को अप्रूव करता है या उसकी कंटिन्यूएशन को, उसको पार्लियामेंट के किसी भी हाउस से स्पेशल मेजोरिटी से पास होना चाहिए। तो ये प्रोविजन भी ऐड किया गया 44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 से।
दूसरी जो इसमें इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोक्लेमेशन में, वो होती है रेवोकेशन, यानी कि इमरजेंसी को हटाना। तो प्रेसिडेंट किसी भी वक्त एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से रिवोक कर सकते हैं। ऐसी प्रोक्लेमेशन को पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं होती। दूसरी इसमें चीज ये है कि नेशनल इमरजेंसी के कंटिन्यूएशन को डिसअप्रूव करने के लिए लोकसभा को सिंपल मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास करना पड़ता है। मतलब जब इमरजेंसी लगाई जाएगी तब स्पेशल मेजोरिटी की जरूरत पड़ेगी, लेकिन जब हटाई जाएगी तो सिंपल मेजोरिटी से भी उसको हटाया सकता है। इसके साथ ही प्रेसिडेंट भी एक सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन से इसको रिवोक कर सकते हैं। तो रीजंस क्या रहे थे उस दौर में इमरजेंसी को लगाने के? पहला है इकोनॉमिक कंटेक्स्ट। 1973 में प्राइसेस 23% और 1974 में 30% बढ़ गए थे। इतनी ज़्यादा इन्फ्लेशन ने लोगों को काफ़ी मुश्किल में डाल दिया था। ये तो हो गया पहला कारण। दूसरा कारण था गुजरात और बिहार मूवमेंट्स। गुजरात और बिहार के स्टूडेंट के प्रोटेस्ट ने दोनों राज्यों और नेशनल पॉलिटिक्स पर गहरा असर डाला। तीसरा जो सबसे मुख्य कारण था वो था जुडिशरी के साथ कॉन्फ्लिक्ट। इस पीरियड में सरकार और रूलिंग पार्टी का जुडिशरी के साथ कई मुद्दों पर डिफरेंस था, जैसे जस्टिस एएन रे का चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के रूप में अपॉइंटमेंट। तो क्रिटिसिज्म क्या है इस इमरजेंसी का? पहला है पॉलिटिकल इम्पैक्ट। पॉलिटिकल इम्पैक्ट के तहत जो सिविल लिबर्टीज थी उनको सस्पेंड कर दिया गया था। इमरजेंसी के दौरान सरकार को फंडामेंटल राइट्स को कर्टेल या रिस्ट्रिक्ट करने का पावर मिलता है। इसी की वजह से सरकार ने उस वक्त में जो न्यूज़पेपर थे उनकी प्री सेंसरशिप कर दी, प्रेस काउंसिल को अबॉलिश कर दिया और कई जर्नलिस्ट और एक्टिविस्ट को जेल में डाल दिया। दूसरा जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट देखने को मिला था वो था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर। फेडरल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर को प्रैक्टिकली सस्पेंड कर दिया गया और सारी पावर यूनियन गवर्नमेंट यानी कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस के हाथ में आ गई। इससे स्टेट्स के लेजिस्लेटिव पावर में बदलाव आया। तो सेंट्रलाइजेशन में क्या होता है कि जो पावर होती है वो एक के हाथ में आ जाती है, सेंट्रल अथॉरिटी के हाथ में। तो इसकी वजह से क्या हुआ था कि 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 लाया गया, जिससे जो लोकसभा का ड्यूरेशन था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया। जो मौजूदा सरकार थी उस वक्त में उसका जो टर्म था वो 5 साल से बढ़ाकर 6 साल कर दिया गया था। तीसरा जो पॉलिटिकल इम्पैक्ट हुआ वो था क्रैकडाउन ऑन डिसेंट। अपोजिशन लीडर्स को बिना ट्रायल के अरेस्ट किया गया। लॉज जैसे मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट 1971 मीसा के तहत। सोशल इम्पैक्ट में इम्पैक्ट देखने को मिला कि जो पावर थी उसका मिसयूज किया गया। वाइड स्प्रेड टॉर्चर, कस्टोडियल डेथ्स और ऑथोरिटेटिव स्लम क्लियरेंस ड्राइव्स मेजर सिटी में बिना एडिक्वेट रिसेटलमेंट प्लान के की गई, जिससे हजारों लोग डिस्प्लेस हुए। दूसरा इम्पैक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशंस। रिलीजियस और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन जैसे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, जमात इस्लामी को सोशल और कम्युनल हार्मनी को डिस्टर्ब करने के अप्रहेंशन पर बैन कर दिया गया। तीसरा सोशल इम्पैक्ट देखने को मिला था वो था फोर्स्ड स्टेरिलाइजेशन, यानी कि लोगों की जबरदस्ती नसबंदियां कराई गई। पॉपुलेशन और फैमिली प्लानिंग के लिए जबरदस्ती स्टेरिलाइजेशन किए गए, जिससे सिटीजन्स के पर्सनल ऑटोनॉमी और रिप्रोडक्टिव फ्रीडम पर असर पड़ा। इंस्टीट्यूशनल इम्पैक्ट में देखने को मिला जुडिशियल इंडिपेंडेंस। जुडिशरी की जो इंडिपेंडेंस थी वो कॉम्प्रोमाइज हो गई और जो जजेस सरकार के सपोर्टिव नहीं थे उनको ट्रांसफर या साइडलाइन कर दिया गया। 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 उस टाइम पर लाया गया और इस एक्ट के थ्रू जुडिशियल रिव्यू का स्कोप लिमिट करने की कोशिश की गई। और इतना पावर का मिसयूज किया गया है कि जो ट्रस्ट था सिटीजन्स के बीच में, गवर्नमेंटल इंस्टीट्यूशंस के बीच में, वो कम हो गया। तो जब इमरजेंसी हटी उसके बाद में क्या हुआ कि कुछ चेंजेस लेकर आए गए।
44th अमेंडमेंट एक्ट 1978 के द्वारा सबसे पहला जो बड़ा चेंज था वो था रिटन अप्रूवल। तो क्या हुआ था, जब इमरजेंसी लगी थी तब कैबिनेट को पता ही नहीं था कि इमरजेंसी लग चुकी है। तो यही एक बड़ा बदलाव किया गया कि इमरजेंसी सिर्फ कैबिनेट के रिटन एडवाइस पर प्रेसिडेंट के द्वारा प्रोक्लेम की जा सकती है। दूसरा जो बदलाव किया गया था वो था फंडामेंटल राइट से रिलेटेड। इसमें आर्टिकल 359 के रिस्ट्रिक्टिव स्कोप के तहत आर्टिकल 20 राइट टू प्रोटेक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ कन्विक्शन फॉर ऑफेंसेस और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी इमरजेंसी के दौरान इन्फोर्सेबल रहेंगे। ऐसा इस अमेंडमेंट के थ्रू कहा गया। दूसरा जो फंडामेंटल राइट से रिलेटेड चेंज था वो ये था कि राइट टू प्रॉपर्टी को फंडामेंटल राइट से हटाया गया और उसको कॉन्स्टिट्यूशनल राइट बनाया गया अंडर आर्टिकल 300A। तीसरा जो चेंज था जो हमने पढ़ा कि 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 से जो लोकसभा का टर्म बढ़ाया गया था 6 साल, उसको वापस से कम किया गया, वापस से इसको 5 साल कर दिया गया आर्टिकल 83 और आर्टिकल 172 को अमेंड करके। फोर्थ चेंज जो था वो था आर्टिकल 275A को हटाने का। इसको हटाया गया क्योंकि इस एक्ट आर्टिकल के थ्रू क्या था कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है वो किसी भी स्टेट में लॉ एंड ऑर्डर की ग्रेव सिचुएशन को डील करने के लिए आर्म्ड फोर्स डिप्लॉय कर सकती थी। तो इसलिए इस आर्टिकल को रिमूव किया गया। लास्ट है इसमें जुडिशियल रिव्यू। प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन से रिलेटेड सब डाउट्स और डिस्प्यूट्स सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इंक्वायर और डिसाइड किए जाएंगे। तो ये जो जुडिशियल रिव्यू की पावर थी इसको और बढ़ाया गया। तो इसमें कंक्लूजन है, इमरजेंसी के दौरान डिसेंट का सप्रेशन और सिविल लिबर्टीज का कंटेनमेंट दिखाता है कि सिटीजन्स का रोल डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने में कितना इम्पोर्टेंट है। डेमोक्रेसी के फ्रेमवर्क के अंदर चेक्स और बैलेंसेस को स्ट्रेंथन करने की जरूरत है ताकि पावर्स का कॉन्सेंट्रेशन रोका जा सके और डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल को अपहोल्ड किया जा सके। तो इसमें आगे एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन में मई 1977 में जनता पार्टी गवर्नमेंट के द्वारा एक कमीशन का गठन किया गया अंडर JC शाह। तो इस कमीशन को बनाया गया ताकि जो भी पावर का मिसयूज हुआ है इमरजेंसी के दौरान उसको इंक्वायर किया जा सके। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो ये न्यूज़ में अभी क्यों है, क्योंकि एक्सपर्ट्स ने कहा है कि जो लोकसभा के चुनाव होते हैं एंड स्टेट असेंबली के चुनाव होते हैं उसमें फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम की जगह पर लेकर आया जाए प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम एंड प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन ये है क्या? फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, इसको सिंपल मेजोरिटी सिस्टम भी बोलते हैं। ये एक इलेक्टोरल सिस्टम है जिसमें देश को छोटे ज्योग्राफिकल यूनिट्स या कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड किया जाता है। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी एक रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करती है। इसमें वोटर एक कैंडिडेट को वोट करता है एंड हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो कैंडिडेट है अगर वो सबसे ज़्यादा वोट्स ले लेता है तो वही जीत जाता है। यानी किसी भी कैंडिडेट को 50% + 1 वोट चाहिए नहीं होता, बस सबसे ज़्यादा वोट चाहिए होता है जीतने के लिए, चाहे वो कितना भी परसेंटेज में हो। ये सिस्टम US, UK, कनाडा, इंडिया इन सब में लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में यूज होता है। तो इसके बेनिफिट्स क्या हैं कि ये सिंपल है, कॉमन जो वोटर्स है उसको समझने में आसानी होती है। इसके साथ ही ये सिस्टम स्टेबल गवर्नमेंट फॉर्मेशन को फैसिलिटेट करता है क्योंकि क्लियर विनर होता है और इसमें लोकल रिप्रेजेंटेशन को इंकरेज किया जाता है जहां अलग अलग सोशल ग्रुप के साथ आकर इलेक्शन जीतने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि पॉलिटिकल पार्टीज को उनके वोट शेयर के हिसाब से सीट्स मिलने का चांस कम होता है। मतलब एक पार्टी को ज़्यादा सीट्स मिल सकती हैं जबकि उन्हें वोट्स कम मिले हों। तो ऐसा इस सिस्टम का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है। दूसरी तरफ है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन एक ऐसा इलेक्शन सिस्टम है जहां बड़े
ज्योग्राफिकल एरियाज को कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रूप में डिफाइन किया जाता है और कभी कभी पूरा देश एक सिंगल कॉन्स्टिट्यूएंसी बन सकता है। इस सिस्टम में एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक से ज्यादा रिप्रेजेंटेटिव चुने जा सकते हैं। इस सिस्टम में वोटर पार्टी को वोट देते हैं, ना कि स्पेसिफिक कैंडिडेट्स को। तो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या था कि स्पेसिफिक कैंडिडेट को वोट देते थे, लेकिन इसमें वोटर जो होते हैं वो पार्टी को वोट देते हैं। इसमें सीट एलोकेशन में हर पार्टी को लेजिस्लेचर में उतनी सीट्स मिलती हैं जितनी परसेंटेज वोट्स उन्होंने पाई होती हैं। ये सिस्टम एग्जिस्ट करता है इजराइल में एंड नीदरलैंड्स में। इसके कुछ बेनिफिट्स हैं, जैसे कि इस सिस्टम से हर पार्टी को उनके वोट शेयर के अकॉर्डिंग रिप्रेजेंटेशन मिलता है। दूसरा बेनिफिट है इसका, छोटी पार्टीज और इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स को भी अपने वोट्स के प्रोपोर्शन के हिसाब से रिप्रेजेंटेशन मिलता है। तीसरा, इसमें ज़्यादा वोट्स वेस्ट नहीं होते क्योंकि ज़्यादा लोगों की प्रेफरेंसेस को ध्यान में रखा जाता है। लेकिन इसके कुछ डिसएडवांटेज भी हैं, जैसे कि ये सिस्टम कई छोटी छोटी पार्टीज को लेजिस्लेचर में रिप्रेजेंट कर सकता है, जिससे एक फ्रेगमेंटेड लेजिस्लेचर बन सकता है। दूसरा, इसमें कई बार इस सिस्टम की वजह से कोलिशन गवर्नमेंट बनती है, जो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में स्टेबिलिटी के लिए चैलेंज हो सकती है। आगे इसमें है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन के टाइप्स। तो ये 3 टाइप्स का होता है, जैसे कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, लिस्ट सिस्टम एंड मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में वोटर कैंडिडेट्स को उनकी प्रेफरेंस के ऑर्डर में रैंक करता है। राज्यसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर्स के इलेक्शन के लिए और प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को इलेक्ट करने के लिए इसको अडॉप्ट किया जाता है। दूसरा है लिस्ट सिस्टम। वोटर्स पार्टी के लिए वोट करते हैं, इंडिविजुअल कैंडिडेट्स के लिए नहीं, इस सिस्टम के तहत। और फिर पार्टीज को उनके वोट शेयर के प्रोपोर्शन में सीट्स मिलती हैं। तीसरा है मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन। इसमें एक कैंडिडेट को हर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी से फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के थ्रू इलेक्ट किया जाता है। एडिशनल सीट्स भी होती हैं जो वेरियस पार्टीज के वोट परसेंटेज के बेसिस पर फिल की जाती हैं। स्टेबिलिटी और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन के बीच बैलेंस ये सिस्टम मेंटेन करता है और इसको यूज किया जाता है जर्मनी, न्यूजीलैंड में। तो इसमें आगे दे रखे हैं रीजंस फॉर नॉट अडॉप्टिंग पीआर सिस्टम बाय कॉन्स्टिट्यूशन। तो सबसे बड़ा जो कारण है वो ये है कि वोटर्स को समझ में नहीं आएगा ये सिस्टम, क्योंकि ये सिस्टम काफी कॉम्प्लेक्स होता है। दूसरा, इसको अडॉप्ट ना करने का रीजन ये है कि ये सिस्टम पॉलिटिकल पार्टीज की संख्या बढ़ाने की टेंडेंसी रखता है, जिससे गवर्नमेंट में इंस्टेबिलिटी आ सकती है। तीसरा, ये हाईली एक्सपेंसिव होता है। ये सिस्टम काफी महंगा है और बाय इलेक्शन ऑर्गेनाइज करने का स्कोप नहीं देता। फोर्थ, इस सिस्टम से वोटर्स और रिप्रेजेंटेटिव्स के बीच डायरेक्ट और इंटीमेट कॉन्टैक्ट्स खत्म हो जाते हैं। एंड फिफ्थ रीजन है इसमें, ये सिस्टम पार्टी सिस्टम की सिग्निफिकेंस बढ़ाता है और वोटर का इंपॉर्टेंस कम कर देता है। तो आगे है इसमें वे अहेड, यानी आगे क्या रास्ता हो सकता है। तो इसमें कहा गया है कि जो लॉ कमीशन की रिकमेंडेशंस हैं 170th रिपोर्ट में, उसको अप्लाई किया जाए। इस रिपोर्ट के तहत मिक्स्ड मेंबर प्रोपोर्शनल सिस्टम को एक्सपेरिमेंटल बेसिस पर इंट्रोड्यूस करने की बात की गई है। इस रिपोर्ट में सजेशन दिया गया है कि लोकसभा के 25% सीट्स को पीआर सिस्टम के जरिए फिल किया जाए और इसके लिए लोकसभा की स्ट्रेंथ को बढ़ाया जाए। इस MMPR सिस्टम का मेन ऑब्जेक्टिव है छोटे स्टेट्स जैसे मेघालय की अप्रीहेंशंस को दूर करना। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम का डोमिनेंस बड़े स्टेट्स के साथ छोटे स्टेट्स को नहीं पसंद आता। अगर हम इंक्रीमेंटल सीट्स को एलोकेट करें या हर स्टेट यूटी से कम 25% सीट्स को पीआर सिस्टम के थ्रू एलोकेट करें तो छोटे स्टेट्स की चिंता दूर हो सकती है। दूसरा, इसमें पॉइंट दिया गया है इंक्रीजिंग नंबर ऑफ सीट्स बेस्ड ऑन 2026 डेलिमिटेशन एक्सरसाइज। पिछले 5 दशकों में पॉपुलेशन ग्रोथ का डिस्ट्रीब्यूशन अनइवन रहा है।
इस वजह से अगर हम सिर्फ पॉपुलेशन के बेसिस पर लोकसभा सीट्स एलोकेट करें तो ये फेडरल प्रिंसिपल को अंडरमाइन कर सकता है और स्टेट्स का डिसएंडमेंट भी बढ़ा सकता है। तो इसलिए जरूर